टावर के नीचे पड़े सारे बंद टीवी सेट्स अचानक से ऑन हो गए। उन टीवी सेट्स की लाइट में मंदाकिनी का चेहरा साफ दिख रहा था। मंदाकिनी उस टीवी के ढेर के ऊपर खड़ी थी। मंदाकिनी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई देविका की तरफ बढ़ने लगी। उसके पूरे शरीर से अजीब सी लहरें निकल रही थी। अगले ही पल वो जोर जोर से चीखने लगी। रात के 9 बज रहे थे। सुशीला के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। टीवी बंद था और कमरे में सिर्फ पंखे की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। सुशीला किचन में चुपचाप अपना काम कर रही थी और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 2 मिनट में क्या था। स्क्रीन पर बस टेढ़ी मेढ़ी सफेद काली लकीरें नजर आने लगी और उन्हीं के बीच से एक औरत के रोने की दर्द भरी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। थोड़ी देर पहले टीवी बंद किया था मैंने। ये बंटी भी ना दिन भर टीवी में घुसा रहता है और जिसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। बंटी! सुशीला बंटी को आवाज लगाते हुए लिविंग रूम में आई, लेकिन लिविंग रूम में कोई नहीं था। सुशीला को लगा कि बंटी उसकी आवाज सुनते ही भाग गया होगा। टीवी से आ रही औरत की आवाज टीवी का शोर बढ़ता हुआ देख सुशीला ने तुरंत रिमोट उठाया और कई बार ऑन ऑफ का बटन दबाया, पर टीवी बंद ही नहीं हुआ। उल्टा औरत के रोने की आवाज और तेज होने लगी, जैसे टीवी का वॉल्यूम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सुशीला एक पल को घबरा गई, पर उसने सोचा पुराना टीवी है, कुछ पर एक औरत का चेहरा देखा, जैसे कोई चुपचाप बैठकर टीवी देख रहा हो। सुशीला घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। सुशीला दोबारा टीवी की तरफ पलटी और जैसे ही उसने बटन को छुआ, औरत का रोना अचानक से एक डरावनी चीख में बदल गया। तभी अचानक से जोर का धमाका हुआ और एकदम से टीवी ब्लास्ट हो गया। स्क्रीन टूटकर बिखर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। एक पल के लिए सुशीला कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार ये हुआ क्या है, पर सुशीला को ये नहीं पता था कि वो अकेली नहीं थी। अगले कुछ दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आने लगी। हर एक जगह टीवी अचानक से ब्लास्ट हो रहे थे। बेंगलोर के एक बड़े टेक ऑफिस में बिल्कुल अलग ही माहौल था। सब लोग इधर उधर से भागम भागी कर रहे थे, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। दरअसल लंच के बाद फॉरेन डेलीगेट्स के साथ एक बड़ी मीटिंग थी। उसके सामने 3 बड़े मॉनिटर्स लगे थे। उंगलियां धड़ाधड़ कीबोर्ड्स पर बिना रुके दौड़े जा रही थीं। हेडफोन्स कान में थे और आंखें बस स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। तभी उसकी कलीग लीला अपनी चेयर खिसकाते हुए उसके पास आई। देविका, हेडफोन्स निकाल, ये देख। लीला, मुझे परेशान मत कर, मुझे प्रेजेंटेशन फाइल करना है। अरे देविका, छोड़ वो प्रेजेंटेशन, ये टीवी बॉम्ब भी उड़ा रहे हैं। ये सुनते ही देविका ने लीला के फोन की तरफ देखा। न्यूज में एक जला हुआ टीवी दिख रहा था। आसपास पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी और लीला के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन देविका को न्यूज से ज्यादा उस बकवास टेररिस्ट ग्रुप वाली थियरी पर गुस्सा आ रहा था। हैकिंग, केबल लाइन से टीवी ब्लास्ट हो रहे हैं। वाह, क्यों नहीं हो सकता ये? लीला, घर जाकर अपना CRT टीवी देखना। उसमें ना इंटरनेट होता है, ना कोई स्मार्ट सिस्टम। उसे हैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना इस दुनिया में। ये मीडिया वाले TRP के लिए आजकल कुछ भी खबर चला देते हैं। लीला वहां से चली गई, पर देविका का ध्यान अब भी उस न्यूज पर ही अटका हुआ था। कुछ तो गड़बड़ थी और देविका को अले जो बोल रहे थे वो बात देविका को बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही थी। सोच देविका, 3 मौत, तीनों अलग घर, अलग टीवी सेट
मॉडर्न टीवी से लेकर पुराने डब्बे तक, इनमें कॉमन क्या है? केबल नहीं, कंपनी बिल्कुल नहीं। देविका को ये तो समझ में आ गया था कि ये किसी टेररिस्ट ग्रुप का काम तो नहीं है, ये कुछ और था। कोई सिग्नल कर 59 मिनट। जैसे ही घड़ी में ठीक 9 बजे आरएफ मीटर का कांटा एकदम से तेजी से ऊपर चला गया। कमरे में एक अजीब सी तेज आवाज गूंज उठी। शेल्फ पर रखा पुराना सीआरटी मॉनिटर अचानक से अपने आप चालू हो गया और उसकी स्क्रीन चमकने लगी। ओह शिट! इससे पहले कि देविका कुछ समझ पाती, मॉनिटर जोर के धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में हर तरफ बिखर गए। देविका जमीन पर बैठी तेज सांसें ले रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा गुस्सा था। अब ये सिर्फ एक न्यूज नहीं थी, बात उसके घर तक आ पहुंची थी। वो धीरे से खड़ी हुई, धुआं छोड़ते मॉनिटर को देखा और लगातार बीप करते हुए आरएफ मीटर की तरफ देखा। सिग्नल मिल गया है, अब सोर्स भी मिल ही जाएगा। उस रात देविका ने पूरे शहर में घूम घूम कर उस सिग्नल को ट्रैक करना शुरू कर दिया। हर जगह से रीडिंग ली और फिर मैप पर लाइंस खींची और आखिर में सारी लाइंस जाकर एक ही जगह पर मिली, शहर का सबसे पुराना इलाका। देविका अपनी रॉयल एनफील्ड लेकर उस पुराने मोहल्ले के चौक में पहुंची। वहां का मंजर देखकर किसी को भी डर लग जाए। सड़क के किनारे टूटे हुए और जले हुए टीवी का ढेर लगा था। देविका अपनी बुलेट से उतरी। उसके हाथ में आरएफ मीटर लगातार बीप कर रहा था। मीटर की फ्रीक्वेंसी उसे धीरे धीरे चौक के उस पार बने एक खाली प्लॉट की तरफ ले जा रही थी, जहां अंधेरे के बीच एक नया टेलीकॉम टावर खड़ा था। उस टावर के नीचे भी कुछ टूटे हुए टीवी का ढेर लगा था। पास ही एक बूढ़ा दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। देविका उसके पास गई। काका, 1 मिनट, ये टावर कब लगा यहाँ? बस 1-2 साल पहले ही लगा होगा बेटा। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली जमीन थी बस। और उससे पहले? काका कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में पुरानी यादें साफ दिखने लगीं। टावर लगने से पहले बेटा यहाँ राय साहब, सेठ प्रताप राय की हवेली थी। बहुत साल हो गए। सेठ प्रताप राय और उनकी बीवी कब का यहाँ से चले गए, हवेली तोड़ दी गई। पर बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? काका, आपको तो पता ही है कि शहर में लोगों के टीवी ब्लास्ट हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस जगह के तार कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। बिटिया, देखो बेटा, मुझे पूरे शहर का तो नहीं पता, पर हमारे मोहल्ले में अब एक भी टीवी नहीं बचा। हम गरीबों के मनोरंजन का तो एक ही सहारा होता है, अब वो भी चला गया। मुझे अभी भी याद है जब राय साहब इस मोहल्ले का पहला टीवी लेकर आए थे ना, कभी कभी हम मोहल्ले वाले उनके यहाँ रात के 9 बजे आहट देखा करते थे। मंदाकिनी बिटिया ना पूरे दिन इंतजार करती थी रात के 9 बजने का। मंदाकिनी कौन काका? मंदाकिनी वो तो सेठ प्रताप राय की नौकरानी थी। बड़ी चुलबुली सी लड़की थी बेटा। बड़ा शौक था उसे टीवी देखने का, खासकर आहट। पूरा दिन रात के 9 बजने का इंतजार करती थी और फिर रोज सुबह मेरी दुकान पर आती और पूरी कहानी सुना के जाती। बड़ा अच्छा था, पर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। एक दिन अचानक वो हवेली छोड़कर चली गई। किसी ने फिर कभी उसे नहीं देखा बेटा। खैर,
हाँ, तुम भी घर जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है। काका तो वहां से चले गए, पर देविका वहीं खड़ी उस टावर को देखती रही। एक लड़की जिसे रोज रात के 9 बजे वाले शो का इंतजार रहता था, और एक सिग्नल जो रोज ठीक 9 बजे ही आता था। और सबसे अजीब बात, ये टावर भी उसी जगह खड़ा था जहां से वो लड़की गायब हुई थी। और ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। रात के 11 बज चुके थे। देविका उस मोबाइल टावर के नीचे पहुंच गई। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसने अपना सारा सामान, ईएमएफ डिटेक्टर, स्पिरिट बॉक्स, फ्रीक्वेंसी मशीन और एक अपनी आत्माओं को पकड़ने वाली मशीन पास पड़े पुराने कैरेट पर रख दिया। देविका बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि ये काम जोर जबरदस्ती से तो नहीं होगा। जो भी वहां था उसका कनेक्शन गुस्से से कम किसी अधूरी चाहत से ज्यादा था। उसने अपना लैपटॉप खोला और वही पुराना सीरियल आहट चला दिया। देविका ने लैपटॉप की स्क्रीन अंधेरे की तरफ घुमा दी और धीरे से बोलना शुरू किया। मंदाकिनी, देखो तुम्हारा शो लगा दिया है मैंने, आहट। आओ साथ मिलकर देखते हैं। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। फिर अचानक से देविका का ईएमएफ डिटेक्टर हिलने लगा और देविका के पीछे से लड़की की डरी हुई कांपती आवाज आई। आज वाला एपिसोड क्या? हाँ, अभी अभी शुरू हुआ है। तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। नहीं, मैं टीवी नहीं देख सकती। सेठ साहब को पता चला ना तो बहुत डांटेंगे। मुझे टीवी देखने नहीं देते वो। सेठ साहब नहीं है यहाँ, बाहर गए हैं वो। आ जाओ, शो शुरू हो चुका है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर एक पल के लिए एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। 17 साल की एक लड़की जो चुपचाप देविका के पास बैठी बड़े ध्यान से अपना शो देख रही थी। वो मंदाकिनी थी। मंदाकिनी वो शो देखने में इतना मशगूल थी कि उसे ये तक पता नहीं था कि उसके पास कोई बैठा है। मंदाकिनी, मुझे एक बात बताओगी, ये शो तुम्हें इतना क्यों पसंद है? श्श्श, देखने दो मुझे। तभी अचानक मंदाकिनी ने धीरे से अपना चेहरा देविका की तरफ घुमाया और देविका घबराकर पीछे हट गई। एक पल के लिए पूरा माहौल बदल गया। मंदाकिनी अब कोई मासूम लड़की नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा अचानक से बदलने लगा। मंदाकिनी अचानक से जोर जोर से चीखने लगी और लैपटॉप की स्क्रीन एकदम से बंद हो गई। कौन है तुम भी मुझे रोकने आई है? उस सेठ प्रताप राय की तरह मुझे शो देखने से? नहीं मंदाकिनी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रोकने नहीं, आजाद करने आई हूँ। गुस्से और दर्द में मंदाकिनी की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। तभी एक झटके में पुरैनी उस टीवी के ढेर के ऊपर खड़ी थी। मंदाकिनी धीरे धीरे हवा में तैरती हुई देविका की तरफ बढ़ने लगी। उसके पूरे शरीर से अजीब सी लहरें निकल रही थी। अगले ही पल वो जोर जोर से चीखने लगी। देविका ने तुरंत अपना घोस्ट कैचर गैजेट निकाला। मशीन से एक लाल लाइट निकली और सीधा मंदाकिनी की तरफ गई। लेकिन मंदाकिनी की ताकत के सामने वो बीम टिक ना पाई। देविका समझ गई कि मंदाकिनी को ताकत से नहीं, बात से शांत करना होगा। वो हिम्मत करके धीरे से मंदाकिनी से बोली, मेरी बात सुनो मंदाकिनी, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं क्यों रोकूंगी तुम्हें तुम्हारा शो देखने से? मैं तो बस तुम्हारे साथ तुम्हारा शो देखने आई हूँ। मेरी बात सुनो। ये सुनकर मंदाकिनी की डरावनी चीख अचानक से रुक गई। वो
धीरे धीरे देविका के पास आई और एक दर्द भरी आवाज में उससे पूछा, तुम मेरे साथ मेरा शो देखोगी? हाँ मंदाकिनी, पर उससे पहले तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मेरा नाम मंदाकिनी है। 25 साल पहले मैं इस हवेली में काम करती थी। मेरा अपना कोई नहीं था, ना घर, ना परिवार, ना कोई चीज जो सिर्फ मेरी हो। पर मुझे हर दिन रात के 9 बजे का इंतजार होता था। वो रात का आधा घंटा बस मेरा होता था। मैं चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ जाती और टीवी पर आहट देखती, साहब और मेम साहब के साथ। उस रात साहब का जन्मदिन था। साहब और मेम साहब बाहर गए हुए थे और घर में मैं अकेली थी। रात के 9 बज चुके थे। मैं बहुत देर तक उनका इंतजार करती रही, पर वो वापस नहीं आए। फिर मैंने चुपके से टीवी चालू कर दिया और अपना शो देखने बैठ गई। मुझे क्या पता था ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। 15 मिनट निकल चुके थे। तभी साहब और मेम साहब वापस आ गए। दोनों के बीच बहुत जोर की लड़ाई हो रही थी। साहब गुस्से में पागल हो रहे थे। फिर अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं चुपचाप टीवी देख रही थी। मुझे देखते ही वो सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगे। तेरी इतनी हिम्मत? मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना तूने टीवी चालू कर दिया? तू भूल गई क्या अपनी औकात? मेरे टुकड़ों पर पलती है और अब मेरे सामने बैठकर टीवी देखेगी तू, हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने डरते डरते अपना हाथ टीवी की ओर बढ़ाया ताकि उसे बंद कर सकूं। तभी अचानक पीछे से सेठ प्रताप राय ने मेरा सर टीवी की स्क्रीन में दे मारा। टीवी की स्क्रीन टूट गई और वो टूटी हुई स्क्रीन मेरे खून से लाल हो गई और वहीं मेरी मौत हो गई। मरते मरते भी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलती रही कि काश मैंने ये एपिसोड पूरा देख लिया होता। सेठ साहब ने उसी रात घर के आंगन में एक गड्ढा किया, मुझे वहीं दफना दिया। उन्होंने मोहल्ले वालों को बोल दिया कि मैं अपने गांव चली गई हमेशा के लिए। तब से आज तक मैं भटक रही हूँ अपनी अधूरी चाहत पूरी करने। हर रात 9 बजे निकलती हूँ मैं अपना शो देखने। लोगों के घर टीवी ऑन करती हूँ, पर जब वो टीवी बंद कर देते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। तुम ही बताओ, क्या इतना बड़ा गुनाह किया था मैंने जिसकी सजा मुझे मौत के रूप में मिली? ये सुनकर देविका की रूह कांप गई। उस टावर के नीचे बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। देविका चुपचाप वहां खड़ी मंदाकिनी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर कोई किसी को कैसे मार सकता है। मंदाकिनी, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था। जो हो गया उसे भूल जाओ। उसी वक्त पूरे मोहल्ले की बिजली वापस आ गई। टावर पर लगी लाल बत्ती फिर से जल उठी और लैपटॉप की स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई। देविका ने चुपचाप सीरियल फिर से शुरू से चला दिया। लाइट आ गई, देखो। अब कोई नहीं आएगा तुम्हें रोकने, ना सेठ, ना बिजली, ना मैं। देख लो पूरा एपिसोड। मंदाकिनी धीरे धीरे स्क्रीन के पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून और खुशी थी। मंदाकिनी लैपटॉप की स्क्रीन को पूरे ध्यान से देख रही थी, जैसे सालों पुरानी उसकी
अधूरी ख्वाहिश आज जाकर पूरी हो रही थी। आधा घंटा निकल गया, वो एपिसोड खत्म हो चुका था और उसके साथ ही मंदाकिनी भी धीरे धीरे हवा में घुल गई और लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। पास में खड़ी देविका के चेहरे पे सुकून था। उसने मंदाकिनी की आत्मा को मुक्त कर दिया था। किनी ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और वहां से अपने घर के लिए निकल गई। अब शहर में सब कुछ शांत था, टीवी टूटने बंद हो गए थे, लेकिन देविका जानती थी कि दुनिया में आज भी बहुत सी अधूरी चाहतें भटक रही हैं और न जाने कब कोई नया केस उसके दरवाजे पर आ जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।